स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग चैप्टर को। लर्निंग चैप्टर बहुत ही आपका वास्ट चैप्टर है जिसमें हमारी सारी थियरीज एंड सारे इंपॉर्टेंट बहुत सारे कंसेप्ट्स आते हैं। आज हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर मैं बेसिक चीजें आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ इस सेशन में, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी यहाँ से हो जाएंगी। एंड अगर आपको अदर वीडियोस देखनी है, मैंने सोशलाइजेशन तक कंप्लीट एजुकेशनल साइकोलॉजी करवा दिया है, अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी है तो आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। बात करते हैं इस आज के चैप्टर की कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीखने के अर्थ के बारे में। लर्निंग का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है। उसके बाद हम इसकी जितनी भी विशेषताएं होती हैं जहां से आपके क्वेश्चन सीधा पेपर में आता है उनको कवर करेंगे। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो कि इससे रिलेटेड पूछे गए थे। चलिए फिर फाइनली शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधिगम के अर्थ के बारे में कि अधिगम होता क्या है, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए अधिगम की। जनरली लर्निंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। बेसिकली अगर हम बात कर ले लर्निंग के बारे में, तो जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी एक्सरसाइज या हमारे एफर्ट्स या हमारी ट्रेनिंग से, उसे हम अधिगम कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि लर्निंग की डेफिनेशन क्या है, वो आपसे पूछी जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है, अधिगम क्या है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन है जो कि किसके परिणाम स्वरूप होता है। हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वो हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे जितने भी अनुभव हम पूरे अपने जीवन काल में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम अभ्यास करते हैं, और उसके साथ साथ जो भी हम अपने प्रयास करते हैं, हम जो ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो प्रशिक्षण और अनुभव के फलस्वरूप जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है उसे हम अधिगम का नाम दे देते हैं। आगे बढ़ेंगे। लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और बिहेवियरल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी कि हमारी प्रैक्टिस से, हमारे अभ्यास से और हमारे अनुभव से जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, जो भी रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है, ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने कुछ सीखा और आप कल भूल गए। लर्निंग ऐसी नहीं होती है। वो क्या होती है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होती है। जैसे आपने ABCD सीखी, ये आपका क्या है, एक तरह से परमानेंट है, आप भूलते नहीं हो, लेकिन हम अपनी लर्निंग में बदलाव कहीं ना कहीं ला सकते हैं। जैसे आपने कार चलाना सीखा, वो आपका ऐसा नहीं था कि आपने आज कार चलानी सीखी तो आप कल भूल जाएंगे, वो परमानेंट था। बट आप उसमें सुधार ला सकते हो, आप उसमें परिवर्तन ला सकते हो अपने सीखने में। इसीलिए इसे रिलेटिवली परमानेंट चेंज कहा जाता है कि हम अधिगम में आगे चल के अपने अधिगम में बदलाव भी ला सकते हैं। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। It is a relatively permanent change in our behavior due to experience and training, या जिसे हम एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब कुछ डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सीधी पूछी जाती है। फर्स्ट है वुडवर्थ की। इन्होंने कहा कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सिव। मतलब कि जो भी आप नया ज्ञान, कोई भी आप न्यू नॉलेज को एक्वायर कर रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कह देते हैं। हरलॉक की डेफिनेशन है कि लर्निंग इज डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम एक्सरसाइज एंड एफर्ट। हरलॉक ने कहा कि लर्निंग जो है एक विकास की प्रक्रिया है जो कि हमारी एक्सरसाइज, जो हम प्रयत्न करते हैं, और हमारे एफर्ट उनसे होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन एक्वायर कॉम्पिटेंस इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज। हरलॉक ने ये भी कहा कि जो भी हमारे जीन से हमें जो भी गुण मिलते हैं, हमें जो हेरिडिटरी रिसोर्सेज मिले, उन हेरिडिटरी जीन्स के आधार पर, उन गुणों के आधार पर हम आगे चल के लर्न करते हैं।
ट्रेनिंग से, अपनी एक्सपीरियंसेस से। तो ये डेफिनेशन हार्लॉक की है, ठीक है। उन्होंने कहा कि लर्निंग जो है वो हमारी एक्सरसाइज और एफर्ट दोनों से होता है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है, और हमारी हेरिडिटी से जो भी हम ट्रेट लेकर के आए हैं उनमें उनके उनके आधार पर हम सीखते हैं अपने वातावरण में, ठीक है। उसके बाद हिलगार्ड एटकिंसन ने डेफिनेशन दी कि लर्निंग मे बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज द रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा कि अधिगम जो है वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अपेक्षाकृत स्थायी का अर्थ ये है कि हम उसको तुरंत नहीं भूलते हैं और ना ही वो एकदम रिजिड होती है ना। हम अपने अधिगम में भी परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे आपने कल कंप्यूटर सीखा, अब आप 2 साल बाद उसमें और अच्छे हो गए हैं, यानी कि आपके सीखने में कहीं ना कहीं आपने उसमें चेंज भी आप लेकर के आए और आप उसे भूलते भी नहीं हो। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अब कुछ सीखने की हम विशेषताओं को कवर करेंगे विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि गाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपका ना डायरेक्टली यहाँ से बन जाता है, तो आपको समझना है केवल, ठीक है। अब बहुत जितना ज्यादा पढ़ोगे, जरूरी नहीं है कि आप जितना ज्यादा भर भर के पढ़ रहे हो आपको उतनी अच्छी लर्निंग होगी। लर्निंग इज नॉट लाइक दैट। आप इन पॉइंट्स को समझो, इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट कहता है कि लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज। हमने अभी डिस्कस किया कि ये क्या है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। दूसरा, लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। हम अधिगम को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने एक कोई चीज सीखी, आप उसको दूसरी चीज में ट्रांसफर कर सकते हो। आपने साइकिल चलाना सीखा, आप उसको स्कूटी चलाने में यूज कर सकते हो। जैसे कि जिसमें आपका पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर होता है। तो लर्निंग क्या होती है, ट्रांसफरेबल होती है। हम उसे हस्तांतरित एक सीखने में दूसरे सीखने को कर सकते हैं। लर्निंग रिक्वायर्स इंटरेक्शन। लर्निंग के लिए हमें इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है। आप जब तक अपने वातावरण में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, आप जब तक अपने आसपास की चीजों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, हम लर्न नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। पूरे जीवन चलता है, ऐसा नहीं है कि रुक गया। एक व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत तक सीखता रहता है, अपने अनुभवों से सीखता है, अपने प्रयासों से सीखता है। फिफ्थ पॉइंट है, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। ये क्या है, लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया होती है। यानी आप कोई भी चीज सीखते हो, आपके सीखने का लक्ष्य होता है। बिना लक्ष्य का कभी भी सीखना नहीं होता है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका निश्चित ही सीखने का लक्ष्य है ना। जिस चीज में ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, जिस चीज में आप अभ्यास कर रहे हो, इसका मतलब है कि अभ्यास हम ऐसे ही नहीं करते, हमें उसके लिए क्या है, हम सीखना चाहते हैं। तो सीखना हमेशा गोल डायरेक्टेड होता है। बिना गोल, बिना लक्ष्य का कोई भी बच्चा ट्रेनिंग नहीं कर सकता या वो अभ्यास नहीं करता है, ठीक है। वो मेच्योरिटी होती है, जहां पे हमें अभ्यास की जरूरत नहीं होती, हम खुद बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड प्रोसेस। नेक्स्ट है, लर्निंग इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। अधिगम में समस्या समाधान हमेशा इन्वॉल्व रहता है। आपके सामने कोई समस्या होती है, आपके सामने कोई लक्ष्य होता है और आप बार बार अभ्यास करते हुए उसको प्राप्त करते हो। तो लर्निंग क्या है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया भी होती है। उसके बाद है, लर्निंग इज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी जीव प्राणी की ग्रोथ, वृद्धि को दिखाता है ना, कि वो किस हिसाब से उसका विकास हो रहा है या उसकी वृद्धि हो रही है, दोनों चीजें होती है। उसके बाद लर्निंग इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट। याद रखना, अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पाद नहीं होता है, ठीक है। तो अधिगम को एक प्रोसेस माना जाता है जो कि लगातार है, जो आए दिन व्यक्ति अनुभवों से सीखता रहता है, सीखता रहता है। तो लर्निंग प्रोडक्ट ना होकर के ऑलवेज प्रोसेस होती है। उसके बाद लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अधिगम चाहे मैं करूं, आप करें, कोई जीव करे, कोई जानवर सीख रहा है, कोई किसी भी दुनिया का व्यक्ति कहीं भी बैठा है, किसी भी कोने में, हर व्यक्ति सीखता है। चाहे जानवर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, हर व्यक्ति सीखता है। तो लर्निंग क्या है, सार्वभौमिक है। लर्निंग जो है वो यूनिवर्सल है और लर्निंग कॉन्टिन्यूअस है, लगातार है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और पॉइंट देखेंगे। सीखना समायोजन के लिए तैयार करता है। सीखने का काम ये होता है कि हमें एडजस्टमेंट के लिए तैयार करता है। हम अपने वातावरण में कैसे एडजस्ट होते हैं, कैसे हम एसिमिलेट करते हैं, कैसे हम एकोमोडेट करते हैं, ये हमें अधिगम सिखाता है। तो अधिगम एक बेसिकली समायोजन होता है जो व्यक्ति को समायोजित होने में मदद करता है। उसके बाद लर्निंग इज कॉम्प्रिहेंसिव।
सीखना बहुत व्यापक है, हर क्षेत्र में सीखते हैं हम, आए दिन सीखते हैं हम, हर तरह का विकास हमारा होता है। तो सीखना जो है वो लिमिटेड ना हो करके व्यापक है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, सीखना अनुभवों का क्या होता है, एक आयोजन होता है। आए दिन आप जो एक्सपीरियंसेस करते हो, डेली जो आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, आप कोई भी चीज अभी सीख रहे हैं, आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आपकी गलतियां होती हैं, और उसको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम फिर क्या करते हैं, फाइनली कोई चीज को सीख पाते हैं, हमारे व्यवहार में तभी परिवर्तन आता है। सो इट इज ऑल्सो अन ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस होता है लर्निंग के अंदर, हमारे बहुत सारे अनुभव होते हैं, उनसे हम सीखते हैं। उसके बाद है लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अधिगम जो है वो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच रिलेशनशिप को बताता है। उद्दीपक क्या होता है, व्यवहार, वातावरण की ऐसी ऐसी कोई चीज जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, और अनुक्रिया क्या होती है, जिसके प्रति व्यक्ति कोई अनुक्रिया करता है। तो इस उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जब एक संबंध होता है तभी हम सीखते हैं। हाँ, आपके सामने कोई गोल है, आपके सामने कोई लक्ष्य है कि आपको एग्जाम को क्लियर करना है, तो ये आपका स्टिमुलस है। इसके प्रति आप क्या कर रहे हो, कोई अनुक्रिया कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इसके बीच का जो रिलेशनशिप है वही तो हमारा अधिगम हुआ ना, क्योंकि हमारा गोल है, हमारे सामने एक स्टिमुलस है, और उस स्टिमुलस के अनुसार हम क्रिया कर रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, दोनों के बीच में जो एक रिलेशन है, जो संबंध है, वो अधिगम कहलाता है। उसके बाद है इंस्टिंक्ट्स एंड रिफ्लेक्सेस आर नॉट लर्निंग। ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टिंक्ट्स जो हमारी होती है, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, जो हम जन्म से लेकर के आते हैं, और जो हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, उन्हें हम सीखना नहीं कहते हैं। जैसे कि पल के झपकाना, ठीक है, आपकी पल के झपकती हैं, तो हम अपनी जो पल के झपकाते हैं वो सीखना नहीं है, वो हमारे इंस्टिंक्ट है, वो हमारे रिफ्लेक्सेस है। या अंगूठा चूसना, बच्चे अंगूठा चूसते हैं, वो भी क्या है, रिफ्लेक्सेस है। जैसे मुंह में पानी आना, ठीक है, मुंह में पानी आता है हमारे किसी चीज को देख करके, ये क्या है, रिफ्लेक्सेस है। तो इनसे जो हमारा व्यवहार में चेंज आ रहा है, मुंह में पानी आ गया, या जैसे कि पलके झपक गई हमारी, हमें डर लगता है, हम पलके झपका लेते हैं, अचानक से लाइट ऑन ऑफ होती है तो पलके झपक जाती है। इस चेंज को हम लर्निंग नहीं कहेंगे। तो जो भी हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं या जो रिफ्लेक्सेस हैं, उन्हें हम लर्निंग नहीं कहते हैं, ठीक है। लर्निंग तभी होगी जब आपकी वहां पे एफर्ट होगा, जब आपकी ट्रेनिंग होगी, जब आप एक्सरसाइज और एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, तभी हमारी लर्निंग होती है, अदरवाइज लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लर्निंग डज नॉट इंक्लूड चेंजेस इन बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ मैचुरेशन, फटीग, इलनेस और ड्रग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 15 देखना कि अधिगम जो होता है हमारा, वो कभी भी हमारी मेच्योरिटी से नहीं होता है, ठीक है। वो हमारी थकान से कभी नहीं होता। जैसे आप थक गए हैं तो आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, हमें कभी गुस्सा आता है तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, हमें कभी बीमारी होती है कोई तो हमारा व्यवहार बदल जाता है, हम कोई दवा लेते हैं तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो मैच्योरिटी से, फटीग से, इलनेस से कभी भी जो चेंज आता है हमारे व्यवहार में, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। जैसे कि मैंने कहा, अधिगम तभी होता है जब आपका एक्सपीरियंस है, और जब आप कोई चीज प्रशिक्षण से सीख रहे हो, जब आप बार बार किसी चीज का अभ्यास कर रहे हो, तभी हमारी अधिगम होती है, अधिगम का लक्ष्य होता है। तो इन चीजों से जो चेंज आ रहा है, मैच्योरिटी से जो चेंज आ रहा है, उसे लर्निंग हम नहीं कहेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, वो सिर संभालना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, वो क्या है, अधिगम, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। या एक व्यक्ति बड़ा हो गया, इमोशनली मेच्योर हो गया, तो उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे, भले वो कुछ भी ना करे फिर भी वो मेच्योर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 16 पॉइंट है लर्निंग इज एन इंटरनल एक्टिविटी विच कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको आप मार्क कर लेना। लर्निंग इज एन इंटरनल एक्टिविटी, लर्निंग हमारी इंटरनल एक्टिविटी होती है, और इसे हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, कभी भी अधिगम को हम मेजर नहीं कर सकते। ये एक आंतरिक गतिविधि है, और सीखने को कभी भी हम क्या नहीं कर सकते, सीखने को कभी भी सीधे नहीं देखा जा सकता, ना ही सीखने को मापा जा सकता है। आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आया है, आप उसे डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते हो, है ना, आप उसे देख नहीं सकते हो। आप कितनी चीजें सीख रहे हैं डेली डेली, आप कितनी चीजें अनुभव अपने जीवन में कर रहे हैं, आप कितनी चीजें अभ्यास से सीख रहे हैं, इसे हम बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते,
ना हम इसे देख सकते हैं। तो अधिगम क्या है? इट कांट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड और टू बी मेजर्ड, इसे हम माप भी नहीं सकते हैं, ठीक है। सो आई होप गाइस कि ये 16 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अधिगम के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ जाते हैं आगे की ओर। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। सो इन फैक्टर्स को भी कैटेगराइज हमने किया है। फर्स्ट क्या है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर जो लर्निंग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखो मनोवैज्ञानिक कारक में क्या आ जाता है, एक व्यक्ति का जो पर्सनल है, पर्सनल फैक्टर सारे आ जाएंगे, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कारकों में उसके पर्सनल फैक्टर आ जाएंगे, जैसे कि उसकी बुद्धि, उसका मोटिवेशन, ये सारी चीजें हमारे सीखने को प्रभावित करता है। अब आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि बिल्कुल कम है, मान लो कि एक व्यक्ति का बुद्धि लब्धि जो है वो 70 से कम है, तो क्या होगा अगर उसका IQ 70 से कम है तो उसका सीखना क्या होगा, ऑब्वियसली सीखना उसका बहुत क्या होगा, लोअर होगा, है ना। और अगर किसी व्यक्ति का IQ 120 है, वो प्रतिभाशाली है, 140 है, तो उसका सीखना ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। तो अधिगम में इंटेलिजेंस का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। मोटिवेशन का पड़ता है, आपको सीखने में मोटिवेशन है तो ही आप सीख पाओगे, है ना। आपको अंदर से मोटिवेशन नहीं है किसी कार्य को सीखने में, आपको कोई कितना भी कोशिश कर ले आप उस चीज को नहीं सीख पाओगे। सो मोटिवेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग। उसके बाद है मैच्योरिटी या फिर रेडीनेस टू लर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब तक एक बच्चा मेच्योर नहीं है तब तक ना ही वो चल सकता है ना ही वो दौड़ सकता है। अगर एक बच्चा 6 मंथ्स का है और आप चाहें कि वो साइकिल चला ले, अगर कोई बच्चा 6 मंथ्स का है और आप चाहें कि वो दौड़ जाए, तो वो नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि वो रेडी नहीं है, क्योंकि वो उतना मेच्योर नहीं है। सो मेच्योरिटी और रेडीनेस टू लर्न हमें बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे सीखने में। जब तक हम मेच्योर नहीं है तब तक हम सीख नहीं सकते। उसके अलावा इमोशनली जितना व्यक्ति डिस्टर्ब रहेगा उतना ही कम सीखेगा, ये हमारे सबके साथ होता है। अगर आप किसी दिन इमोशनली ठीक नहीं है तो हो सकता है कि आपकी लर्निंग उतनी अच्छी ना हो, है ना। या फिर इंटरेस्ट है हमारा, जिस चीज को रुचि है सीखने में आप उसको सीख लोगे, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आपकी उसमें रुचि है तो आप उसको सीख कर ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी चीज में रुचि नहीं है तो लर्निंग भी नहीं होगी। एटीट्यूड, आपकी अभिवृत्ति क्या है किसी चीज को लेके, आपका परसेप्शन क्या है वो डिपेंड करता है। आपका सेल्फ कंसेप्ट क्या है, आपने खुद के बारे में क्या धारणा रखी है, आप कौन है, आप अपने खुद के बारे में क्या एक इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में रखते हैं, वो चीज बहुत प्रभावित कहीं ना कहीं करता है। अगर आप खुद को डिमोटिवेटेड फील करेंगे तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, है ना। आप इजी चीज भी आपको डिफिकल्ट लगेगी। तो एक सेल्फ कंसेप्ट व्यक्ति का बहुत प्रभावित करता है। इसके अलावा लर्निंग के स्टाइल्स बहुत इफेक्ट करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति देख कर सीखे, कोई व्यक्ति पढ़ के सीखे, कोई व्यक्ति सुन के सीखे। तो लर्निंग स्टाइल भी अधिगम को प्रभावित करता है कि आपके सीखने का एक स्टाइल क्या है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर्स की। ये थे हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर। अब आते हैं सोशियो कल्चरल, या हम जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में सारी चीजें आ जाएंगी जितनी भी उसकी वातावरण है, यानी कि एक व्यक्ति के जीन्स को छोड़ करके, उसके जो हेरिडिटरी फैक्टर है, जो जीन है, उनको छोड़ करके जितनी भी चीजें व्यक्ति को उसके आसपास प्रभावित करती हैं, वो सब उसका सोशियो कल्चरल फैक्टर में आएगा। जैसे कि उसकी फैमिली, परिवार बहुत इफेक्ट करता है। परिवार अगर जो है ज्वाइंट है, बहुत शोर शराबा परिवार में होता है, पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हो सकता है कि उसकी लर्निंग भी उस हिसाब से ना हो। तो परिवार बहुत इफेक्ट करता है, माता पिता का प्रभाव बहुत इफेक्ट करता है, नेबरहुड कैसा है, उसकी कम्युनिटी क्या है, उसका कास्ट, क्लास, एथिनिटी, रिलीजियन क्या है, ये भी बहुत कहीं ना कहीं हमारे सीखने पे इफेक्ट डालता है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत इफेक्ट करता है। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से है तो वो ऑनलाइन कोर्स ना परचेज कर पाए, है ना। तो ये होता है कि निर्धन परिवार का कोई व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से उसकी वो लर्निंग नहीं हो पाती जो वो चाहता था। तो एक इकोनॉमिक फैक्टर भी कारक माना जाता है अधिगम को प्रभावित करने में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ और फैक्टर जो कि आपका स्पेशली पूछा जाता है, जिसमें से लर्नर रिलेटेड फैक्टर, टास्क रिलेटेड, टीचर रिलेटेड या एनवायरमेंटल रिलेटेड, या हम इन सारी चीजों को अगर हम मिलाएं तो ये हमारा स्कूल रिलेटेड फैक्टर हो जाएगा। लर्नर रिलेटेड में उसकी मेच्योरिटी कितनी है, मोटिवेशन उसका है कि नहीं,
सेल्फ कंसेप्ट है कि नहीं, उसका कोई उद्देश्य है कि नहीं सीखने में, ठीक है। लर्नर रिलेटेड हुआ। पर्सनल, टीचर रिलेटेड में टीचर भी बहुत प्रभावित करता है, सीखने में प्रभाव डालता है व्यक्ति के। जैसे टीचर का पर्सनालिटी क्या है, टीचर स्ट्रिक्ट होगा तो बच्चा नहीं सीखेगा, टीचर बहुत फ्रेंडली है, टीचर फैसिलिटेट कर रहा है लर्निंग में, तो वहां पर बच्चा भी सीखेगा। इसके अलावा टीचर की मास्टरी कितनी है सब्जेक्ट में, हो सकता है टीचर उस सब्जेक्ट में इतना प्रोफिशिएंट नहीं है, तो लर्निंग भी बच्चों की उतनी नहीं होगी, ऑटोमेटिकली चीजें एक दूसरे को इफेक्ट करेंगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन, लीडरशिप स्टाइल क्या है टीचर का, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन क्या है, क्या वो डरता है टीचर से बिल्कुल बहुत ज्यादा, या वो उससे फ्रेंडली है, तो ये भी बहुत प्रभावित करता है। या टीचिंग स्टाइल क्या है टीचर का, ये भी प्रभावित करता है सीखने में। जितना अच्छा टीचिंग स्टाइल होगा टीचर का, उतना ही अच्छा बच्चा सीखेगा। तो लर्निंग पे ये कारक भी इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा टास्क रिलेटेड है, मेथड्स प्रभावित करते हैं, टास्क का नेचर क्या है, किस तरह की एक्टिविटी कंडक्ट टीचर करा रहा है क्लास में, और टीचिंग एड डिसिप्लिन कितना है, ज्यादा है तो बच्चा नहीं सीखेगा, है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उसके अलावा एनवायरमेंटल की अगर हम बात करें तो फिजिकल एनवायरनमेंट में क्लाइमेट क्या है, कंफर्ट क्या है। कई बार क्लाइमेट अच्छा नहीं होता, कई बार वेदर अच्छा नहीं होता, बहुत गर्मी है तो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। वेंटिलेशन नहीं है जहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है, क्लासरूम की सिचुएशन ठीक नहीं है वहां जहाँ पढ़ रहा है, ये सब आपका एनवायरमेंटल में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। तो यहाँ पर गाइस हमने अभी तक डिस्कस किया लर्निंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके फैक्टर्स, एंड अब हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आपके पूछे गए थे। पहला है मेजर फैक्टर्स रिलेटेड टू लर्नर व्हिच इफेक्ट्स हर और हिज लर्निंग। विद्यार्थी से संबंधित जो कारक है, अधिगम को जो प्रभावित करता है वो क्या होगा। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, बेसिक कॉम्पिटेंस, एस्पिरेशन लेवल, या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो विद्यार्थी से संबंधित कारक क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विद्यार्थी से संबंधित कारक में क्या आ सकता है, उसका फिजिकल, उसका मेंटल हेल्थ क्या है, ठीक है, उसकी मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है, तो ये लर्नर टू लर्नर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैचुरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, या फिर फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो कौन सा फैक्टर है जो लर्निंग को प्रभावित करेगा। तो अगर हम बात करें इन सारे फैक्टर्स की, तो ये सारे फैक्टर्स की बात हम कर चुके हैं। मोटिवेशन, मैचुरेशन, टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या है, या फिजिकल और इमोशनल हेल्थ क्या है लर्नर का, ये सारी चीजें उसके सीखने में प्रभावित करेंगी। तो ABCD ऑल ऑफ दीज विल बी राइट आंसर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर रिलेटेड फैक्टर। टीचर रिलेटेड फैक्टर क्या होना चाहिए। मैचुरेशन एंड मोटिवेशन, द सोशियो इकोनॉमिक क्लाइमेट ऑफ द क्लास, स्ट्रक्चर ऑफ द डिसिप्लिन, या फिर लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचर। तो टीचर रिलेटेड फैक्टर में क्या आ जाएगा, उसका लीडरशिप स्टाइल क्या है, एक शिक्षक की नेतृत्व शैली क्या है, वो कैसे पढ़ा रहा है, वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका रिलेशन क्या है बच्चों के साथ, वो बहुत डिपेंड करता है, प्रभावित करता है। आगे बढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इंक्लूड्स, कौन कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करेंगे। फिजिकल, पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, टीचर रिलेटेड, या ऑल। तो हमने डिस्कस किया कि सारी चीजें प्रभावित करती हैं। व्यक्तिगत कारक भी हैं, कुछ वातावरणीय कारक होते हैं, और कुछ टीचर रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज। भाई अधिगम का सबसे एप्रोप्रिएट पर्पस आपको बताना है, सीखने का पर्पस क्या होता है। तो सीखने का पर्पस क्या होता है, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार में संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है हमारे व्यवहार में, किसके माध्यम से, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट स्टेटेड बाय हूम। ये स्टेटमेंट है, किसने बोला कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये वुडवर्थ ने दिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग इज, लर्निंग क्या है वो आपको बताना है। सो यहाँ पर लर्निंग क्या है, एवरीथिंग वी नो इज लर्नड, a relatively permanent influence on behavior, knowledge and skill, directly observable and measurable, या limited to particular age। क्या लर्निंग लिमिटेड होती है, ये गलत है, लर्निंग कॉन्टिन्यूस है।
लर्निंग क्या हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो नहीं, वी कांट डायरेक्टली ऑब्जर्व और मेजर लर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है हमारे व्यवहार में, जो चेंज आ रहा है ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड आर ट्रेनिंग। क्वेश्चन 8 है, लर्निंग जनरली रेफर्स टू एनी चेंज इन बिहेवियर दैट इज रिजल्ट टू। भाई अधिगम को बोला गया कि ये सीखना आमतौर पर व्यवहार में किसी भी बदलाव को संदर्भित करता है, किसके परिणाम स्वरूप होता है? मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस, ग्रोथ या डेवलपमेंट। तो हमने डिस्कस किया बार बार कि जो अधिगम होता है वो हमारे व्यवहार में रिलेटिवली परमानेंट चेंज लाता है। किसके माध्यम से लाता है? एक हमारे एक्सपीरियंस के माध्यम से लाता है और दूसरा हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से लाता है। ठीक है, मैच्योरिटी से होने वाला परिवर्तन को हम लर्निंग नहीं कहते हैं, हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन 9 है, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस बिकॉज। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे मतलब होगा इसका सी वाला कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर बाय एक्टिंग अपॉन इट। ज्ञान का निर्माण यहाँ पे व्यक्ति खुद से ही करता है, इसीलिए इसे हम सक्रिय प्रक्रिया मान सकते हैं। क्वेश्चन 10 है कि द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज। लर्निंग का सबसे एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा? एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट और इनकलकेशन ऑफ नॉलेज। सो यहाँ पे राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ओके, सो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है? लर्निंग इज एडजस्टमेंट, हमने डिस्कस किया, सीखना समायोजन होता है। लर्निंग इज ओनली एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग इज डेवलपमेंट, ये भी होता है। लर्निंग इज मैचुरेशन। सो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सीखना केवल ज्ञान का अधिकरण है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट डज नॉट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट डिफिकल्टी इन लर्निंग। कौन सा फैक्टर है जो कि प्रभावित नहीं करता है सीखने में, छात्र की कठिनाई को प्रभावित जो नहीं करेगा? इंटेलेक्चुअल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो नहीं करेगा वो हमें बताना। तो हमें पता है कि गाइस लर्निंग को सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव के साथ हम जाएंगे। बौद्धिक कारक भी प्रभावित करेगा बच्चे की लर्निंग को, चाहे वो कुछ भी सीख रहा है। उसका सामाजिक कारक भी प्रभावित करता है, उसका इकोनॉमिक फैक्टर भी प्रभावित करता है, क्योंकि ये आपके वातावरण में आ जाते हैं। तो यहाँ नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे कि भाई इनमें से कोई भी ऐसा कारक नहीं है जो कि नहीं करता है, बल्कि ये तीनों करते हैं। तो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके गाइस, तो हमने जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपके इस कंसेप्ट से रिलेटेड पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत बेनिफिट आपको लगा होगा इस सेशन से। तो सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल पे अगर आप पहली बार हैं। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, लर्निंग का ऑल जो भी आपकी वीडियो आगे आएंगी वो सारा मैं चैनल पे लेके आने वाली हूँ। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स। जरूर करिएगा एंड अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। ओके, आगे हम ऐसे ही बहुत सारे लर्निंग में जितनी भी कंसेप्ट है वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।